Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we have three major articles to discuss. पहला आर्टिकल डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड है. सेकंड आर्टिकल डेयर टू एरा डी टीबी इनिशिएटिव के बारे में. थर्ड आर्टिकल इंडिया अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज के बारे में. आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल को समझते हैं. द हिंदू में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें यह बताया गया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स को आजकल बहुत ज्यादा यूज किए जाने लगा है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, खासकर जैसे पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए, विक्टिम को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड कई बार रॉन्गफुली कन्विक्टेड इंडिविजुअल के केसेस में भी इनका इस्तेमाल रहता है. अब यहां पे हमें समझना होगा कि डीएनए क्या होता है. डीएनए एक आपका डबल स्ट्रेन, एक चेन ऑफ केमिकल्स है जिसमें आपको चार मेजर केमिकल्स देखने को मिलते हैं. वन इज एडेनाइन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. देन साइटोसिन, दैट इज सी. ग्वेनाइन जी से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड थायमाइन दैट इज टी से रिप्रेजेंट करता है. अब ये जो डीएनए है ये इन्हीं की, जैसे फॉर एग्जांपल AGTCC, AGTCC, इस तरह की एक सीक्वेंस है जहां पर आप ये देखेंगे ये प्रेजेंट होती हैं सभी सेल्स में, चाहे स्किन की बात हो, ब्लड की बात हो, टीथ, बोन्स, इवन मेरे हेयर्स में भी ये प्रेजेंट होगा, मेरे स्लाइवा में भी ये प्रेजेंट होगा. सो द थिंग इज आप किसी भी सेल के अंदर इनके प्रेजेंस को देख सकते हैं. बट रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं जैसे एग और स्पर्म, उनमें आपके क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स कहीं ना कहीं 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं, तो वहां पर आपको ये नहीं देखने को मिल रहा है. अब यहां आप ये मान के चलो कि ये एक हेरिडिटी मटेरियल है, मींस आप अपने एंसेस्टर से कुछ इनहेरिट कर रहे हो इसके थ्रू. जैसे मेरे बॉडी के फीचर्स, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेरे जो एंसेस्टर्स हैं, चाहे दादा दादी हो या नाना नानी हो, मम्मी पापा हो, उनसे आए हैं. अब हाई प्रोबेबिलिटी ऐसी हो सकती है कि भाई वो दादा से आए हैं सिर्फ, या कोई ट्रेट हो सकता है मेरे नाना जी की तरफ से आया हो, कोई नानी की तरफ से, या दादी की तरफ से, या फादर की तरफ से, या मदर की तरफ से. तो उन सभी के जो आप ये कह सकते हो कि हेरिडिटरी मटेरियल है, वो इस सीक्वेंस के अंदर स्टोर होता है. और यहां पर कौन सा जीन आपका सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा वो आपके ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करेगा. अब इसमें डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? देखिए, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एक वेरिएशन को चेक करता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक इंडिविजुअल देखने को मिला जिसका डीएनए सीक्वेंस था AGTCC, AGTCCC, फिर AGTCC, एंड दूसरा इंडिविजुअल मिला जिसका सीक्वेंस था ATGC, ATGC, ATGC. अब यहां पर ये दो डीएनए आपके स्ट्रेन है, बट ये इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से किसी तरह से भी रिलेटेड नहीं है. तो इस तरह की वेरिएशन को जब आप चेक करते हैं इसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है, जहां पर आप उनके इंसेस्टर को ट्रेस करने की कोशिश करते हो, मतलब रिलेशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो. अब इसे चेक करने के लिए आप बेसिकली STR, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स को चेक करते हो. अब व्हाट इज शॉर्ट टेंडम रिपीट्स? इसका मतलब ये होता है कि जो मिनिमम एक सेट ऑफ आपका ये कह सकते हो कि केमिकल का बेस है जो अपने आप को फ्रीक्वेंटली बार बार रिपीट कर रहा है, आप उसको यहां पर एक्सट्रैक्ट करते हो. तो मतलब शॉर्ट टेंडम रिपीट आपकी शॉर्टेस्ट सीक्वेंस है डीएनए बेस की, जो मल्टीपल टाइम आपकी रिपीट होती है. जैसे मैंने यहां पर बताया कि AGTCC, AGTCC, तो ये AGTCC जो है ये यहां पर शॉर्ट टेंडम रिपीट बन गया. और एक्चुअल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसी को यूज किया जाता है. अब कैसे यूज किया जाता है, किस तरह से इसे बनाया जाता है, आप इसको समझें. देखिए, सबसे पहले आप PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको यूज करेंगे एंड इससे आप डीएनए सैंपल को एम्पलीफाई करेंगे, क्योंकि एम्पलीफाई करने के बाद ही आप इन टेंडम्स को देख पाते हो. अब यहां पर जो PCR है वो अलाउ करता है आपको इवन टाइनी अमाउंट ऑफ डीएनए को उसकी मल्टीपल कॉपी बनाने में. अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप डीएनए को हीट करते हो 95 डिग्री सेल्सियस पे, वहां पर दोनों स्ट्रेन को आप सेपरेट करते हो, फिर उसे कूल डाउन करते हो 60 डिग्री सेल्सियस पे. आप इसमें एक तरह से शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस को ऐड करते हो एंड उसके बाद आप इसके एक स्पेसिफिक एरिया को बाइंड करते हो जिससे आप सारे डाटा को एक्सट्रैक्ट करोगे.
लास्ट में डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, यहां पर आप ऐड करते हो एक बेस को, जिससे कंप्लीटली एक न्यू डीएनए स्ट्रेन आपका जनरेट होता है और उसकी आप ये कह सकते हो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉपी क्रिएट करके आप उससे कहीं ना कहीं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को प्रोसेस करते हो। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप उस यूनिक, जैसे मैंने आपको कहा AGTCC, आप इस यूनिक शॉर्ट टर्म जो आपके शॉर्ट टेंडम रिपीट्स है, आप इनके ऊपर फोकस करते हो और इससे आप कहीं ना कहीं पर्सन की आइडेंटिटी को ट्रेस करते हो, क्योंकि ये यूनिक है हर एक केस में। अब इसके एप्लीकेशन मल्टीपल फील्ड में आपको देखने को मिलते हैं, वेदर वी टॉक अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट में के टाइम पे विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करने में, पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन को स्टैब्लिश करने में, रॉन्गफुली कन्विक्टेड इंसान को बरी करने में, कोल्ड केस जो सालों से पुराने केस पड़े हुए थे एंड फिर आपको एक डीएनए सैंपल मिलता है और उससे सारा केस सॉल्व हो जाता है, तो वैसे केसेस में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में सब जगह इसका इस्तेमाल है। अब प्रॉब्लम इसमें एक आती है कि अगर ये ठीक से प्रिजर्व ना किया गया तो इसका कोई फायदा नहीं है। अब यहां पर वैसे तो डीएनए स्टेबल है, हमने 65,000 ईयर ओल्ड ह्यूमन जो आपका हमें रमेन मिले थे, उससे भी हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, बट द थिंग इज एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपकी ऐसी होनी चाहिए जहां पे हम इस चीज को समझ सकें, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। अब इससे कहीं ना कहीं आपको किसी भी स्पीशीज के एवोल्यूशनरी पैटर्न्स के बारे में भी पता लगता है। तो ये आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आर्टिकल था। आइए अब बात करते हैं डेयर टू एरा डी की। अब यहां पे हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्चुअल में ये इनिशिएटिव है टीबी पेशेंट्स के लिए, जिसमें हमें 32,500 सैंपल्स को कलेक्ट करना है और उसमें से 10,000 सैंपल हम ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले टीबी के बारे में आपको जानना जरूरी है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण बीमारी होती है, यानी एक तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो अधिकांश केसेस में लंग्स को इंपैक्ट करती है, जिसे हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। बट कुछ केसेस में ये लंग्स के अलावा कुछ और अदर पार्ट को भी इंपैक्ट कर सकते हैं, जिसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये साइन एंड सिम्टम शो करती है, जैसे रात को पसीना आना, वेट लॉस होना, बुखार आना, कफ होना और कफ के साथ ब्लड आना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। तो ऐसे केस में इसे हम एक्टिव टीबी कहते हैं। कुछ केसेस में आपको सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं तो उसे हम लेटेंट टीबी की कैटेगरी में डालते हैं। अब जनरली अगर हम टीबी की बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो सकती है। जैसे टीबी का कोई पेशेंट है, उसके क्लोज कांटेक्ट में आया, लाइक सेम एयर में ब्रीथ किया या जैसे स्लाइवा के कांटेक्ट में आ गया या कुछ ऐसा, लाइक सेम चीज से खाना खा लिया एंड वो चीजें, उसकी वजह से ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, तो कम्युनिकेबल डिजीज है। अब इंडिया वर्ल्ड की 27% टीबी पॉपुलेशन को होल्ड करता है, सबसे ज्यादा टीबी केसेस इंडिया में मिलते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर हम टीबी को खत्म करना चाहते हैं कहीं ना कहीं 2030 तक, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा है कि इसे हम 2025 में ही खत्म कर दें। बट ड्यू टू कोविड हम अपने टारगेट से अभी भटके हुए हैं एंड इसी चीज के लिए अब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, दैट इज यहां पर डेयर टू एरा डी इनिशिएटिव। अब इसका पूरा नाम है डेयर टू एरा डी, जो है डाटा ड्रिवन रिसर्च टू इरेडिकेट टीबी। ये एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है, जिसमें 32,500 सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा, उसमें से 10,000 कंप्लीट कर लिए गए ताकि हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को समझ सकें। इसमें आपकी जीनोम सीक्वेंसिंग कंडक्ट की जाएगी टीबी बैक्टीरिया की, जिससे उसकी म्यूटेशन को हम समझ सकें। अब इसे कंडक्ट करेंगे आपके 9 इंस्टीट्यूट, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR एंड आपका ICMR, ये मिलके इसको कंडक्ट करेंगे, जहां पर इन्होंने इंडियन ट्यूबरक्लोसिस जीनोमिक सर्वेलेंस कॉन्स्ट्रम को क्रिएट किया है। अब ड्रग रेजिस्टेंस टीबी क्या होता है? जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिस टीबी के ऊपर ऑपरेट नहीं कर पाती है, यानी उसको ठीक नहीं कर पाती है, तो उसको हम ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहते हैं। कई केसेस की वजह से हो सकता है, या तो पर्सन ने दवाई ठीक से नहीं ली है, या दवाई हल्की क्वालिटी की है, या इन केस पर्सन ने दवाई जो स्टार्ट की थी एंड प्रॉपरली नहीं की है। तो उन सभी केसेस में आप ये मान के चलो कि टीबी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होता है और जिसको ट्रीट करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। अब यहां पे हमारा मकसद ये है कि हम जीनोम सीक्वेंसिंग करें। अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? लेट्स से आपने मेरी बॉडी में से एक हेयर प्लग किया
हेयर में से मेरा डीएनए निकाला। अब डीएनए को निकालने के बाद उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, ये डीएनए सीक्वेंसिंग है, जिसमें आप ये समझते हो कि कौन सा जीन्स किस तरह की चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड उससे आप कहीं ना कहीं उस लाइक इंडिविजुअल का एवोल्यूशन को भी ट्रैक कर सकते हैं। उसके अंदर किस तरह से रेजिस्टेंस बिल्ट हो रही है, जैसे टीबी के केस में आप उसको भी समझ पाएंगे। तो यहां पर एक्चुअल में हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसे जीन्स हैं जिसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन आपका डेवलप होता है। इससे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में आपको फायदा मिलेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया, ये पूरा मेथड आपका उसकी सीक्वेंसिंग के बारे में ही है, सैंपल कलेक्शन एंड एवरीथिंग। अब इसमें एक चीज जो आती है, इस इनिशिएटिव में हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम इंडिया के अंदर अर्ली डिटेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस टीबी को प्रमोट कर सकें, बिकॉज कई बारी अनअटेंडेड ये बीमारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ह्यूमन की डेथ तक हो सकती है। तो इस वजह से हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि अर्ली डिटेक्शन कैसे प्रमोट किया जा सके। हम ये भी समझना चाहते हैं कि किस तरह से टीबी आपका इवॉल्व कर रहा है, एंड ये कहीं ना कहीं हमारे जो 2025 का गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करेगी। अब इससे आप कहीं ना कहीं फास्टर डायग्नोस्टिक टूल्स बना पाएंगे, जिससे आप उसको इजीली ट्रेस करके ट्रैक करके जल्द से जल्द पर्सन की दवाइयों का प्रोग्राम या आप कह सकते हो इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे? पहली बात, प्रिसीजन मेडिसिन आप बिल्ड कर पाओगे, जैसे जहां पर इंडिविजुअल के प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली उसको मेडिसिन दी जाएगी, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट है वो फास्ट ट्रैक हो सकेगा। इन एडिशन टू दिस, आप फास्टर ड्रग रेजिस्टेंस डिटेक्शन को प्रमोट कर पाओगे, जिससे आप उनको शॉर्टली इजीली हैंडल कर पाएंगे। मोर ओवर, आप ट्रांसमिशन के रीजंस को समझ पाओगे, एंड उससे कैसे निपटना है उसको और बेटर वे में मैनेज कर पाओगे। इन एडिशन टू दिस, आप बेटर कंट्रोल कर पाओगे, टीबी का जो स्प्रेड है उसको रेगुलेट कर पाओगे, एंड डेथ के चांसेस आप यहाँ पे कम कर देंगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, जहां पे हम बात करेंगे आईओआर सागर की, आईओएस सागर की। आईओएस क्या है? देखिए, ये है इंडियन जो ओशन है शिप सागर इनिशिएटिव। तो अब यहां है क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा। इंडिया और अफ्रीका ने मिलकर एक मरीन टाइम एक्सरसाइज स्टार्ट की है, जिसको हम कह रहे हैं इंडियन ओशन शिप सागर। ये एक मल्टीलेटरल आपकी एक्सरसाइज है, जिसमें कॉमरोस, केनिया, माडेगास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल, श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका भी पार्टिसिपेट करेगी। अब इस एक्सरसाइज को एकाईमी कह सकते हो आप, अफ्रीका इंडिया की मरीन टाइम एंगेजमेंट के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें 10 अफ्रीकन नेशन आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट इनकी आप ये कह सकते हो कि एक इनिशिएटिव है। इंडिया की तरफ से आईएनएस सुनैना यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करेगी, और अप्रैल 5 से लेके मई 8 तक इसमें आप क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब इसमें ऑब्जेक्टिव है एक दूसरे के साथ मेरीन टाइम कॉपरेशन को इंप्रूव करना, सिक्योरिटी पार्टनरशिप को बूस्ट करना इंडिया और 9 अदर अफ्रीकन नेशंस के बीच में। अब देखो, ये एक ऑब्जेक्टिव तो इसका ये है कि इंडियन ओशन में फिलहाल पायरेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको अफ्रीका के आसपास देखने को मिलती है। तो उसको कंटेन करना, उसको रिस्ट्रिक्ट करना एक वन ऑफ द मेजर पार्ट है इसका। बट साथ के साथ हमारा यहाँ पर फोकस ये भी है कि हम चाइना का इन्फ्लुएंस, जो कि इस एरिया में काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, उसको भी थोड़ा इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, काउंटर करना चाहते हैं। ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। मोर ओवर, आप इंडियन ओशन की देखें तो रेड सी और जो आपका पर्शियन गल्फ है, इसके थ्रू हमारी एनर्जी लेंस कहीं ना कहीं इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो इन एरिया में सिक्योरिटी होना हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर हम इन सभी कंट्रीज के साथ ज्वाइंट सर्वेलेंस करेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। इस बारी हमारा ऑब्जेक्टिव है तंजानिया, मोजाम्बिक, मॉरिशस और सेशल एरिया में, जहां पर वॉच कीपिंग करेंगे, होल शिप एक्टिविटीज हम यहां पर कंडक्ट करेंगे, एंड इनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी यहां पे प्रोवाइड की जाएगी। अब साथ के साथ यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि रीजनल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका कैसे बूस्ट किया जा सके, खासकर लॉ इन्फोर्समेंट में, डिजास्टर रिस्पांस में एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में, हम उसके ऊपर भी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। नाउ इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे?
पहली चीज, हमारे इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज होगा। एक रिलायबल मरीन टाइम सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे ये लोग हमें रिकॉग्नाइज करेंगे। डिफेंस टाइज हमारे अफ्रीकन नेशंस के साथ बूस्ट होंगे, जिससे हम चाइना के एक्सपेंशन को कहीं ना कहीं काउंटर कर पाएंगे। हम इन्हांस कर पाएंगे मरीन टाइम सिक्योरिटी को। खासकर आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करो, पायरेसी की बात करो, इलीगल फिशिंग की बात करो, ट्रैफिकिंग की बात करो, आप इन सब चीजों को यहां पर कंट्रोल कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे। आपकी डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक बेनिफिट भी इससे बूस्ट हो सकता है, क्योंकि आपस में ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, ज्वाइंट शिप वेंचर स्टार्ट होंगे, तो उससे ओवरऑल आपकी ट्रेडिंग को भी बेनिफिट मिलेगा। अफ्रीकन नेशंस की इससे कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, जिससे वो खुद सेल्फ सफिशिएंट हो पाएंगे अपनी सिक्योरिटी को लेके, और इससे कहीं ना कहीं रीजनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टेबिलिटी आपकी प्रमोट होगी। एंड हुती जैसे कई रिबल ग्रुप आप काउंटर कर सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि उनको उनको डाउन साइज कर सकते हो। नाउ द थिंग इज, यहां पर वे फॉरवर्ड क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपको मल्टीलेटरल एंगेजमेंट को एक्सपैंड करना चाहिए। सिर्फ 10 कंट्रीज 9 कंट्रीज का कुछ नहीं होता, आप और अफ्रीकन नेशंस को इसमें पार्टिसिपेशन के लिए बुलाओ। अब ये रेगुलर एक इवेंट बना दो, जहां पर एनुअल बेसिस पे ये इवेंट आपका क्रिएट हो, एंड इसमें आप डोमेन अवेयरनेस को इंप्रूव कीजिए, जहां पर सैटेलाइट सर्वेलेंस, एआई ड्रिवन इंटेलिजेंस को भी आप शेयर करने की कोशिश करो एक दूसरे के साथ। ब्लू इकोनॉमी के फील्ड में भी हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर सकते हैं। सस्टेनेबल फिशरीज, मरीन रिसोर्सेज को मैनेज करना, रिन्यूएबल ओशन एनर्जी को प्रमोट करना, उसके ऊपर भी हमारा फोकस रह सकता है। एंड लास्ट में ये कहा जाता है कि हम डिफेंस डिप्लोमेसी को भी प्रमोट कर सकते हैं, जहां पर पोर्ट विजिट्स, ऑफिसर एक्सचेंज प्रोग्राम और नेवल ट्रेनिंग सेशंस को हम कंडक्ट कर सकते हैं, ताकि आपस में इन दोनों रीजन्स के बीच में डिफेंस कॉपरेशन बूस्ट हो। तो these are the things that you have to keep in mind in this article. I hope आपको आर्टिकल्स पसंद आए। आज के आर्टिकल्स में इतना ही था। धन्यवाद।